अमीर बहन का सोने, गरीब बहन का घास के ससुराल में पहला क्रिसमस। माँ, भाभी, देखिए इन रंग बिरंगे फूलों ने तो हमारे घास के घर में 4 चांद लगा दिया। हाँ कंचन, सच में हमारा घास का आशियाना किसी शाही महलों जितना खूबसूरत लग रहा है। ये खुशियों की सौगात उस जिंदा जलाली ईश्वर की देन है, जिसकी वजह से आज हमारे दिल में रंजो गम नहीं, बल्कि हमारे चेहरे पर खुशी है, मुस्कुराहट है। ठीक कहा बहू, ऊपर वाले की रहमो करम की नज़र जिस घर पर हो जाती है, खुशियाँ खुद ब खुद उसके घर के दरवाजे के भीतर दस्तक दे देती हैं। एक वो दिन था जब हमारे हालात खराब हैं और एक आज की खुशियों भरा दिन है। ईश्वर ने हमारी खाली झोलियों को खुशियों से भर दिया है। ऐसा कहते हुए गरीब ससुराल वाले गुजरी हुई गरीब जिंदगी को याद करके आंसुओं के साथ दिल से शुक्रगुजार करते हैं। गरीब बहू का मन बीते पलों में खो सा जाता है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी सुंदर लगो पत्रलेखा। होगा कोई इस दुनिया में मेरे जितना खूबसूरत? खूबसूरती के मामले में कोई मुझे टक्कर नहीं दे सकता। बस मेरा तो एक ही सपना है कि मुझे शाही महलों जैसा ससुराल मिले और एक दिन घोड़े पर सवार होकर वहां का शहजादा मुझे लेने आए। उफ, ये मेरे बड़े बड़े ख्वाब जाने कब पूरे होंगे। बस जीसस, इस बार की क्रिसमस पार्टी में कोई राजघराने का लड़का मिल जाएगा ताकि मेरी लाइफ सेट हो जाए। पत्र लेकर शीशे में अपने आप को निहारते हुए इस तरह से बातें कर रही थी, तभी सुषमा अंदर आती है और पूरे कमरे में पूरा कचरा मचा देखकर गुस्से के मिजाज में बोलती है, हे भगवान, क्या करूं मैं इस आलसी लड़की का? देखो कमरे में कूड़ादान मचा रखा है। ओ लड़की, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल जा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। ये थोबड़ा बाद में चमकाना, जाकर अपने कपड़े धो। किसके भरोसे गंदे कपड़ों का ढेर जमा कर रखा है। माँ, मैं नहीं धोने वाली कोई कपड़े। सुन लिया आपने? क्या कहा तूने? कपड़े नहीं धोएगी? अरे तो क्या तेरे कपड़े धोने के लिए अलग से नौकर चाकर लगेंगे? माँ, कल ही मैंने स्पेशली मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया है। अब डिटर्जेंट से कपड़े धोकर मेरे सुंदर सुंदर हाथ रूखे हो जाएंगे और आपकी लाडली बेटी मेरे 2-4 कपड़े धो देगी तो क्या छोटी हो जाएगी? हे भगवान, जाने कैसी बेशर्माल सी लड़की को पैदा किया है मैंने। अरे तेरी बहन आंचल सारा दिन काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन कपड़े करती है, खाना भी बनाती है, और तू क्या करती है? बस पलंग पर पड़े पड़े रोटियां तोड़ती है। ऐसे आलस दिखाने से काम नहीं चलेगा। कल को ससुराल जाएगी तो वहां खाना भी बनाना पड़ेगा और ऊपर से सास के तीखे ताने भी सुनना पड़ेगा। ताने सुने मेरे पांव की जुत्ती। मैं किसी गरीब घर में शादी नहीं करूंगी। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मेरे लिए तो राजकुमार आएगा। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ, रात को लेट से आऊंगी। मेरी फ्रेंड के यहाँ क्रिसमस पार्टी है। पत्र लेखा इतराते हुए पर्स टांग कर चली जाती है। सुषमा देवी की 2 बेटियां हैं। कहने को दोनों सगी बहन है, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान सा अंतर है। आंचल स्वभाव से नम्र शांत है, जबकि पत्रलेखा घमंडी मिजाज वाली, जिसका बस एक ही सपना है, किसी महलों की दुल्हन बनकर शान और शौकत में जिंदगी बिताने का। थोड़े ही दिनों बाद सुरेंद्र दोनों के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। सुषमा जी, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। खुशखबरी लेकर आया हूँ। हमारी दोनों बेटियों के लिए बहुत नेक परिवारों से रिश्ता आया है। आंचल के लिए शाही महलों का रिश्ता आया है और मैंने पत्रलेखा के लिए भी एक रिश्ता देखा है। लड़का खास अमीर तो नहीं है, लेकिन केक बेचने का कारोबार है। मैंने तो मन बना लिया है कि दोनों बहनों को एक ही मंडप में विधि विधान से विदाई कर दूं। अपनी बहन के लिए शाही महल से आए शादी के प्रस्ताव से पत्रलेखा जलते हुए बोलती है, वाह पिताजी, आप चाहते हैं कि आपकी आंचल बेटी रजवाड़े खानदान की बहू बनकर राज करे और मैं सारी जिंदगी गरीबी में गुजारूं। मुझे ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पत्रलेखा? मैं लड़के वाले को जुबान दे चुका हूँ। अपने पिता की पगड़ी मत उछालो। माफ कीजिएगा पिताजी, मगर मैं आपकी आंचल बेटी नहीं जो बलि का बकरा बन जाऊं। अगर इतना ही है तो महलों में मेरी शादी करवा दीजिए, मैं खुशी खुशी कर लूंगी। शादी मंजूर है। मुझे मंजूर है पत्रलेखा। पिताजी, आप पत्रलेखा की शादी उस राजा साहब के बेटे से करवा दीजिए। एक ही मंडप में दोनों बहनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, मगर शादी के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। पत्रलेखा जैसे अपने महलों के ससुराल पहुंचती है तो लाइन से नौकर चाकर उस पर फूल बरसाते हुए स्वागत करते हैं। सब कुछ आलीशान होता है। महल के दोनों तरफ झरने बह रहे होते हैं। सोने के गहनों में लदी हुई रानी सास वसुंधरा स्वागत करवाती हैं। आओ पत्रलेखा बहू,
इस शाही सोने के महलों वाले ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। आज तुम सोने के महल की उत्तराधिकारी हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया महारानी जी। महारानी जी नहीं, अब मैं तुम्हारी सास हूँ। जी हाँ सासू माँ। गृह प्रवेश करके पत्रलेखा जैसे ही ससुराल के अंदर कदम रखती है तो वहां सब कुछ सोने का था। आखिरकार मेरा ख्वाब पूरा हो गया। इस साल तो मैं अपने सोने के ससुराल में क्रिसमस की ग्रैंड पार्टी रखूंगी। आओ दुल्हन, हमारे इस मिट्टी के छोटे से घर द्वार में तुम्हारा स्वागत है। समझती हूँ लड़की लाखों अरमान लेके ससुराल आती है, मगर ईश्वर ने चाहा तो इस किराए के घर से हमारा खुद का भी घर होगा। माँ जी, ईंट पत्थर से केवल मकान बनता है, घर तो परिवार से बनता है और मैं खुश हूँ। इसी तरह दोनों बहनों की जिंदगानी बीतती है। अब क्रिसमस का त्योहार पास आ जाता है, जहाँ शाही महल में कपड़े वाले से लेकर सुनार और जौहरी को बुलवाया जाता है। माँ, पत्रलेखा, सुनार और जौहरी आ गए हैं। आप लोगों को क्रिसमस के लिए जो भी चाहिए देख लीजिए। चलो पत्रलेखा बहू, तुम्हें जो भी हार सेट पसंद हो उसे चुन लो। अपने लिए शादी के बाद तुम्हारा पहला क्रिसमस है। अरे वाह सासू माँ, आपने तो महल के अंदर ही मेरे लिए बाजार लगवा दिया। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। मगर मेरी गरीब बहन उतनी ही बदनसीब। उसकी पहली क्रिसमस तो रूखी सूखी ही बीतेगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर साल क्रिसमस के दिनों में केक की कितनी डिमांड होती है कि मैं अच्छा खासा कमाई कर लेता था, मगर इस साल तो मेरे बनाए केक की बिल्कुल बिक्री नहीं हुई। अरे आज तो किराए देने की तारीख भी थी। मकान मालिक एक नहीं सुनेगा हमारी। दीनदयाल के नाम लेते ही मकान मालिक धमक जाता है और किराए के लिए झगड़ने लगता है। चलो भाई, निकालो मेरा किराया जल्दी से। मेरे घर में बतेरे काम है क्रिसमस के लिए। मालिक, किराए का जुगाड़ अभी नहीं हो पाया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अरे तुम लोगों के तो 10 बहाने खत्म ही नहीं होते। खाली कर दो मेरा घर अभी। बेचारी गरीब बहन और उसका परिवार दिसंबर के कहर ढाते मौसम में बेआसरा भटकने लगते हैं। अरे ये ठंडी हवा तो सितम ढा रही है। कब तक हम लोग ऐसे सड़क पर भटकेंगे? हम सब लोग मेरी बहन के यहाँ चलते हैं। मुसीबत की उस घड़ी में आंचल अपनी गरीब ससुराल वालों के साथ अपनी अमीर बहन की सोने के महल वाले ससुराल में आती है, जहाँ क्रिसमस की पार्टी चल रही होती है। दरबान उनकी गरीब वेशभूषा के चलते उन्हें अंदर नहीं जाने देते। मैंने कहा ना तुम लोग नहीं जा सकते अंदर, चलो भागो। देखो भैया, बहुत मजबूर होकर मैं यहाँ आई हूँ, एक बार मुझे मेरी बहन से मिलवा दो। तभी सर से पांव तक गहने में लदी पत्रलेखा गेट पर आती है। अरे द्वारपाल जी, ये दरवाजे पर कौन भिखारी लोग हैं? अरे आंचल तुम, और ये कैसी हालत बना रखी है? आंचल रोते हुए अपने हालातों के बारे में बताती है, लेकिन घमंड में चूर महल वाली बहनों से दुत्कार देती है। देखो अभी यहाँ अमीरों की क्रिसमस पार्टी चल रही है, बेहतर होगा तुम लोग चले जाओ। बेचारे ससुराल वाले दर दर भटकते हुए एक अजीब जगह आ जाते हैं, जहाँ एक तरफ विशाल झरना बह रहा था और दूसरी तरफ पहाड़ था और घास ही घास थी। भगवान, इस जगह तो बर्फ की वादियों जितनी ठंडक है। इस साल के क्रिसमस ने हम पर दुख का पहाड़ तोड़ डाला है। ना सर पर छत है ना खुशियाँ। बहू हमें माफ कर दे, शादी के बाद तेरा ये पहला क्रिसमस है और हम तुझे दर दर ठोकर खिला रहे हैं। माँ जी, हम सब लोग मिलकर अपना घर बनाएंगे इस घास से और क्रिसमस भी मनाएंगे। सारे ससुराल वाले ठंड में कांपते हुए घास का घर बनाना शुरू करते हैं, लेकिन बर्फ के तूफान में उनका घास का घर बार बार टूट जाता है, जिससे सब हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। भाभी, लगता है हम गरीब परिवार वालों के नसीब में क्रिसमस की खुशियां मनाना नहीं। घर बनाते बनाते शाम ढल गई, अब रात इस खुले आसमान के नीचे बितानी होगी। तभी आसमान से एक तारा टिमटिमाता है और सब लोग देखते हैं कि रथ पर चंद्रमा से सैंटा जमीन पर उतरते और मुस्कुराते हैं। देखो, आज तो आनंद का दिन है, यीशु पैदा हुए हैं, खुशियां मनाओ। हो 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 हो। पर सैंटा जी, हम बेसहारा हैं, दुखी हैं, फिर खुशियां कैसे मनाएं? घर नहीं है ना, तो ये लो तुम्हारा प्यारा घर। हा हा हा। सैंटा जैसे ही जादुई छड़ी घुमाते हैं, गरीब ससुराल वालों के सामने बहुत ही सुंदर घास का आशियाना बन जाता है। जमीन की मुरझाई घास फूलों में बदल जाती है, पेड़ पौधे भी झूम उठते हैं। सैंटा सबको तोहफे देता है, केक, मिठाई, टॉफी, बिस्कुट सब आ जाता है। ये लो, अब सबके लिए तोहफे। आप सबको मैरी क्रिसमस। अब अपने घर सजाओ और खुशी मनाओ।
खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो जीसस की जय, हालेलुया। इसी के साथ सैंटा अपने रथ के साथ आसमान की तरफ बढ़ते हुए गायब हो जाते हैं और गरीब बहू अपने ससुराल वालों के साथ जादुई घास के घर में पहली क्रिसमस की खुशियां मनाती है। लीजिए माँ जी, आपकी अमानत, आपका पोता। आंखों में आंसू लिए बहू मधु अपना बच्चा अपनी सास के हाथ में दे देती है। उसकी कमजोर शक्ल पर पीलापन छाया हुआ था, जैसे कि शरीर में खून नहीं था। मेरा पोता, ला दे। अजी सुनते हो? अजीत जी, करण जल्दी बाहर आओ, मेरे घर का चिराग आया है। तुझको अपनी गोदी में लेकर आज तो मैं तर गई। तभी मधु को चक्कर आने लगता है। तभी ससुर अजीत आकर उसे संभालते हैं। मधु बहू, तुम ठीक तो हो? सुशीला कैसी पत्थर दिल औरत हो तुम। पोते के आगे तुम्हें अपनी बहू की बिगड़ती हालत दिखाई नहीं दे रही है क्या? बहू को अंदर आने को कहो। जी कौन सा घर? बोल दो इसे अपनी माँ के घर जाए, अपने मायके। तभी हाथों में तलाक का पेपर लाकर करण मधु के मुंह पर मारते हुए बोलता है, मैंने पेपर पर साइन कर दिया है माँ, इसका बच्चा इसको लौटा दो। मैं ये आफत अपने सिर पर नहीं पालने वाला। ससुराल वालों का अनजानों सा बर्ताव किसी चाकू की तरह मधु के दिल पर लग रहा था। ससुराल वालों के भगा देने के बाद वह हाथों में तलाक के कागज और गोद में बच्चा लेके अपने मायके चल पड़ी और रास्ते भर खुद को दिलासा देती है। पत्थर से ठेस खाया इंसान तो एक पल को संभल भी जाता है, लेकिन जब अपने ही परिवार वाले चोट पहुंचाएं तो जीता जागता इंसान टूट जाता है। और मधु इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रही थी। कोई बात नहीं, ससुराल वालों ने निकाल दिया तो क्या, मेरा अपना घर, अपना मायका तो है। थोड़ी देर में मधु अपने मायके पहुंच गई। सुबह का समय था, सब कोई बैठकर नाश्ता कर रहा था। रोहन, प्रीति, चलो जल्दी जल्दी मिल्क फिनिश करो। बस मम्मी, मेरा टमी फुल हो गया, अब और नहीं खाना है। अच्छा चलो ठीक है, फटाफट से जाओ, स्कूल की बस आ गई होगी। माँ, मेरा भी हो गया, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। सबकी नजर दरवाजे पर खड़ी मायके आई मधु पर पड़ते ही सबका मुंह बन गया। सबसे ज्यादा तो मधु की भाभी प्राची का। किसी तरह नाम की खुशी जताते हुए पद्मा आगे आकर बेटी का हाल चाल पूछती है। अरे मधु बेटी, तो ऐसे अचानक कोई खबर भी नहीं दी आने की? दामाद जी भी आए होंगे ना, वो कहाँ हैं? माँ के सवालों का मधु कोई जवाब ना दे पाई। उसकी आंखों से आंसू डबडबा गए। माँ, लो शुरू हो गया तुम्हारी बहन का हर बार का नाटक। जरूर ससुराल वालों से झगड़ा करके अब हमारी नाक में दम करने मायके में आई है। प्राची भाभी, आप गलत समझ रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है मधु दीदी? तुम्हारी शादी हो रखी है, तुम्हें अपने ससुराल में रहना चाहिए। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों के लिए उसका मायका पराया और ससुराल अपना घर होता है। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन आज बोलना पड़ेगा। जब चाहे इस तरह से मुंह उठाकर मायके में आ जाना सही तो नहीं। अपनी छोटी घमंडी बहन काव्या की इस तरह की बातें सुनकर मधु के कलेजे में सुई की तरह चुभ रही थी। उसने बेबसी लाचारी से अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, काव्या ऐसा क्यों बोल रही है? उसे कहो ना, ये तो मेरा मायका है, मेरा अपना घर। यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? ऐसा नहीं होता मधु, शादीशुदा लड़कियों के लिए ससुराल उसका अपना घर होता है। और भला कौन से मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? बच्चा तो पति पत्नी के दरार को भर देता है। तू जा। ये जाएगी किस मुंह से? जीजा जी ने इसको तलाक दे दिया है, रिश्ता तोड़ कर आई है तुम्हारी बेटी उनसे। तलाक के कागज देखते ही पद्मा गुस्से से उसे झंझोड़ कर पूछती है, दामाद जी ने तुझको तलाक दे दिया, लेकिन क्यों? बताओ मधु दीदी, जवाब दो। जरूर तुम्हारी बहन बड़ किरदार होगी, इसलिए छोड़ दिया। सब कोई प्राची की बातों का यकीन करके मधु को कोसने लगे। मधु के अंदर भरा दुख, सताव, ताना सब निकल गया। बस बस बहुत हो गया। अपनी खुशी से ये शादी मैंने नहीं की थी, मेरी मजबूरी थी माँ। आखिर मधु पर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी? क्यों उसके पति करण ने उसको तलाक दे दिया? क्यों उसके सगे परिवार वाले उसे बड़ किरदार करार दे रहे थे? इन सारी उलझन को सुलझाने के लिए हमें कहानी के पिछले भाग में देखना होगा। मधु, तुम शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? कभी ना कभी तो शादी करनी है। तुम्हारी उम्र भी हो गई है, शादी करके अपना घर बसा लो। सुमित की भी शादी हो गई, उसके बच्चे भी हैं, अब तुम्हारी बारी है। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी में अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। देख मधु, तेरे पिताजी दुनिया से पहले ही जा चुके हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पहले तेरी पढ़ाई में खर्चा करूं और फिर तेरी शादी का खर्चा उठाऊं। मायके में लड़की पराया धन होती है, ससुराल ही उसका अपना घर होता है।
हर लड़की की तरह मधु ने भी पढ़ लिख कर कुछ बनने की ख्वाहिश का गला घोंटकर अपनी माँ के फैसले के आगे सर झुका लिया और चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। धूमधाम के साथ बारात आ गई। बहन, फेरों का समय हो रहा है, दुल्हन को बुला कर लाओ। जी पंडित जी। सासू माँ, मैं लेके आता हूँ मधु को। वो एक्चुअली मुझे उससे कुछ जरूरी बात भी करनी है। ठीक है दामाद जी। ये कैसी शर्त है? आप शादी जैसे पवित्र बंधन को कॉन्ट्रैक्ट से कैसे जोड़ सकते हैं करण जी? देखो मधु, मैं शुरू से लंदन में रहा हूँ यार। मुझे नहीं पता था मेरे इंडिया आते डैड मेरी शादी करवा देंगे, इसलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बेस हमारी बेहतरी के लिए बनवाया है। अगले 1 साल तक हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। इस बीच अगर मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह लाइफ बिता सकता हूँ तो साथ रहेंगे, वरना अलग हो जाएंगे। मधु के पास कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि बारात आंगन में खड़ी थी। वह शादी करके खुशहाल जिंदगी के सपने लेकर ससुराल आ गई, जहां वही सब सुलूक उसके साथ दोबारा से उसकी सास ने दोहराया। 1 महीने बाद। माँ जी, बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है, मंगा दीजिए। अरे अभी 2-4 दिन पहले ही तो तुझे बर्तन धोने की टिकिया दी थी, इतनी जल्दी खत्म कर दी? माँ जी, आपने 15 दिन पहले बर्तन धोने का साबुन दिया, वो भी 5 रुपए वाला। कितना दिन ही चलता। हाँ हाँ, रज रज कर चीज खर्च कर बहुरानी, ससुराल है ना, कौन सा अपना घर है, वरना सहूलियत से चलती। ये सुनकर मधु आंखों में आंसू लिए किचन में आ गई। ना मायका ना ससुराल, मेरा घर कौन सा है भगवान? दोनों ही घर में सताया जाता है कि मैं पराई हूँ। मधु की सास इतनी कंजूस थी कि उसे सबके खाने के बाद लास्ट में बची 1 रोटी देती। कुछ दिन में मधु को महीने चढ़ गए, लेकिन ससुराल में उसके लिए परायापन नहीं गया। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मधु पति के हाथों छोड़ दी गई और मायके आ गई, लेकिन वहां भी वही सब हुआ। ना मायका ना ससुराल, फिर मेरा घर कौन सा? माँ बताओ। मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि तेरे ससुराल में तुझ पर ऐसी बुरी गुजरी थी। तेरा मायका है, यहीं रहेगी अब तू। मैं भी देखती हूँ ये कैसे रहती है मायके में। इसका जीना दुश्वार ना कर दिया तो प्राची नहीं मैं। मधु अपना सामान लेकर कमरे में आती है तो झगड़ालू लहजे में भाभी भी बोलती है, अरे अरे, अपना बोरिया बिस्तर लेकर मेरे बच्चों के कमरे में कहाँ आ रही हो ननद जी? भाभी, ये तो हमेशा से मेरा कमरा था। कौन सा कमरा? ना ये कमरा तुम्हारा है और ना ये घर। तुम अब मायके में मेहमान हो, गेस्ट रूम में जाओ। मधु मायूस होकर गेस्ट रूम में आती है, जहां जाले लगे हुए थे और कबाड़ा भरा हुआ था। उसे उसी में रहना पड़ा, मगर 2-4 दिन बीतते ही मधु को रखना उसके मायके वालों के लिए भारी पड़ने लगा। भाभी, थोड़ा गोले का तेल दे दो, मुन्ने की मालिश करनी है। तुम्हारे ससुराल वालों ने मनी ऑर्डर नहीं भेजा? गोले का तेल खत्म हो गया, रसोई में सरसों का तेल पड़ा है, ले लो और लिमिट से लेना। भाभी, सरसों के तेल से मुन्ने को एलर्जी हो जाएगी। तो चली क्यों नहीं जाती अपने घर? क्यों मायके में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो? ऐसा कहते हुए गुस्से में प्राची फूलदान तोड़ देती है और बात का बखेड़ा खड़ा कर देती है। तभी करण दरवाजे पर खड़ा सारा तमाशा देखकर गुस्से में बोलता है, बस प्राची भाभी, 4 दिन मेरी पत्नी को अपने घर में रखकर क्या खूब रवैया दिखाया आप लोगों ने। चलो मधु, अपने घर चलो। घर? कौन सा घर? कहाँ है मेरा घर? जब मायके में थी तो माँ ने कहा ससुराल लड़की का अपना घर होता है। ससुराल गई तो सास ने कहा पराए घर से आई है। ना मायका ना ससुराल, फिर मेरा घर कौन सा है? कौन सा है? मधु के आंसू उसके जुल्म का सबूत थे, जो उस पर उसके मायके और ससुराल दोनों जगह में हुआ। तभी पद्मा ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे। माँ तो बेटी का दुख बांटती है, लेकिन मैंने तेरे साथ सबकी तरह गैरों के जैसे सुलूक किया। मुझे भी माफ कर दो मधु। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अपने घर चलो, अपने पति के घर, जो तुम्हारा अपना है। मधु के सूरत पर संतुष्टि थी। वह अपने ससुराल आ गई, जो कि सही मायने में अब उसका असली घर बन चुका था।